Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Statistics में हम इस वक्त रिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं और रिग्रेशन की बहुत सी टेक्निक्स को स्टडी करते हुए हमने उसके फार्मूलाज को भी देखा और उसकी कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को भी स्टडी किया। अब हम रिग्रेशन की अगली टेक्निक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें रिग्रेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वो है कोरिलेशन। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ। कोरिलेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको याद रखने हैं कि कोरिलेशन क्या चीज है। इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ की एक मेजरमेंट है। किस चीज की स्ट्रेंथ आगे देखते हैं। ऑफ लीनियर रिलेशनशिप फॉर टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब जरा इसको सम अप करना है आपने कि अगर आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम जनरली ये कहते हैं कि x और y आपके दो वेरिएबल्स हैं, जिसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर जानते हैं। ये इन जनरल बात हो रही है, ठीक है जी। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे और उनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा दो वेरिएबल्स में, हम कोरिलेशन को स्टडी नहीं कर सके। सो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। एक रिग्रेशन इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल्स एक रिलेशनशिप के अंदर बंधे हुए होंगे, यानी वो रिलेशनशिप जो है, हम फिलहाल लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान में अगर लीनियर रिलेशनशिप है, और वो लीनियर रिलेशनशिप हमने अभी कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा है, वो क्या है, y is equals to a plus bx. दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की सूरत में क्या होगा, यानी अब आपको यूं समझना है कि जो दो वेरिएबल्स जिसमें हम कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, दे मस्ट बी इन द रिलेशनशिप ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है जी। यानी उनका रिलेशनशिप किस टाइप का होना चाहिए, लीनियर होगा। तो फिर हम आगे क्या करेंगे कि हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो आप ये कह सकते हो कि जब हम स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चेक करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरिलेशन। सो कोरिलेशन इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक होगी बात। अच्छा, अब आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को रियल लाइफ में स्टडी करें और सोचें कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकती है। इसको आप अपनी रियल लाइफ में जरा देखें, सोचें। आपके अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी की कंडीशंस बिल्टअप होती हैं। देखिए, आपका अपने घर के अंदर अपने, अगर कोई फॉर एग्जांपल मेल पर्सन है, उसका अपने भाई के साथ एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह सिस्टर के साथ भी रिलेशनशिप है, फादर के साथ भी रिलेशनशिप है, मदर के साथ भी रिलेशनशिप है। तो ये डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी का फर्क क्या है, जरा गौर करना है आपने। इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ। मैं स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्राइटेरिया माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप क्या चीज है कि आपका एक रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है किसी दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। यानी आपस में जो दो वेरिएबल्स रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक के चेंज होने की वजह से दूसरा किस हद तक चेंज होता है, या हम चेंज को अफेक्टिवनेस के साथ भी स्टडी कर सकते हैं। अफेक्टिवनेस को भी हम देख सकते हैं, माइंड के अंदर रख सकते हैं कि एक वेरिएबल में अगर कुछ चेंज आता है तो उस चेंज की वजह से दूसरा वेरिएबल कितना ज्यादा अफेक्ट करता है। सो दैट अफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। यानी हम इसको किस तरह देखते हैं, फर्ज कर लें आप अपनी क्लास के अंदर है, आपका क्लासमेट्स के साथ रिलेशनशिप है, क्यों क्लासमेट्स हैं आप। फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन है C1, एक सेक्शन है बॉयज का, बहुत से बॉयज हैं क्लास के अंदर, 50-60 बॉयज हैं या 40 बॉयज हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देखिए कि जब आप क्लास में एंटर होते हैं
ठीक है, तो आपका जो ध्यान है सबसे पहले अपने क्लोज फ्रेंड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, आप उनको ढूंढेंगे क्लास के अंदर कि अभी कहाँ पर हैं वो, और आप फौरन उनकी तरफ अप्रोच करेंगे। हालांकि बाकी लोग भी बैठे हुए क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा जो यूं समझ लीजिए कि एक नॉर्मल कंडीशन में कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबको सलाम कर देगा, दैट्स इट। अच्छा, क्या ऐसा होता है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, कि आपके फ्रेंड्स के साथ अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो गया, तो आपकी जो फीलिंग है, क्या वही फीलिंग जो है वो अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ हो सकती है? तो इसका आंसर होगा नो। बड़ा सिंपल सा है। सो आप जरा गौर कीजिएगा कि एक शख्स जो है वो बिल्कुल आपके साथ क्लोजली बैठता है, आपका उसके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, वो आपका क्लोज फ्रेंड है। उसकी फैमिली में या उसके साथ कुछ मिसहैप हो तो जो फीलिंग आपकी डेवलप होगी उसके साथ, वो फीलिंग उस शख्स के साथ डेवलप नहीं हो सकती जो कि ऑलरेडी आपका एक जनरल क्लास फेलो है और उसके बारे में इवन के बाजू का पता भी नहीं होता। सो स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप क्या है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सो हम इसको जनरली ये भी कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितना ज्यादा डीपली डिपेंड कर रहा है। सो देन फिर हम उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं, कोरिलेशन, कोरिलेशन। इसको याद रखना है, ये दो वर्ड हैं, इसको को भी बाज़ कहते हैं और कोर रिलेशन भी कहते हैं। कोर वैल्यूज हमने अक्सर पढ़ा हुआ है, कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस के साथ हम इसको स्टडीज कर रहे होते हैं। तो ये कोर रिलेशन का मतलब ही यही है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम डेप्थ को स्टडी कर रहे हैं, डीप जाकर हम अंदर से उसकी अफेक्टिव मेजर्स हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सो कोरिलेशन क्या है, आपके पास टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे, लीनियर रिलेशनशिप के साथ एग्जिस्ट करेंगे और उसकी हम स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज कोरिलेशन। क्लियर होगी बात? अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आगे हमारे पास क्या है और इसमें मजीद हमें क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है। जी, नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशन की दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। वैसे तो है इसकी वर्डिंग से भी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सकती है कि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि जो इफेक्टिवनेस है या जो इंटरडिपेंडेंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन हम इसको समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कि जब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात होगी तो हम ये समझेंगे कि वेरिएबल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आमतौर पर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने इस चीज को जरा डिफरेंट अंदाज में देखना है कि सेम डायरेक्शन दो डिफरेंट अंदाज में हो सकती है। जरा गौर करना है आपने कि ये जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है और उसकी वजह से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। सो ये सही है बात कि अगर आप फर्ज कर लें कि एक वेरिएबल की इंक्रीमेंट को चेक कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंक्रीज in one causes increase in the other। ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि सेम डायरेक्शन है, लेकिन सेम डायरेक्शन में रिवर्स भी हो सकता है, यानी डिक्रीज इन वन कॉजेज द डिक्रीज इन द अदर। ये भी सेम डायरेक्शन है। देखो, एक वैल्यू के इंक्रीज करने से, जरा गौर करना है आपने, मार्कर की टिप को जरा गौर से देखिए कि एक वैल्यू के इंक्रीज करने से एक इंक्रीज कर रही है और दूसरी भी उसके साथ साथ इंक्रीज कर जाए तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। लेकिन अगर रिवर्स कर दें, एक वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड यानी डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से दूसरी वैल्यू भी डाउनवर्ड आ जाए, डिक्रीज कर जाए, तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम है। सो इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड की जानिब, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन के तौर पर कंसिडर होंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड से, तो जरा देखिए कि यहां पर आपके पास एक्स की एक वैल्यू होगी और इसी तरह y की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। एक पॉइंट यहां पर है मेरे पास, यहां से देखिए
अगर ये एक पॉइंट जो है वो ये x1 है, ये x2 है, तो यहां से y1 और y2 है, तो x1 और y1 और फिर x2 और y2 में क्या हो रहा है, यहां पे देखिए आप राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही वैल्यू, इसी तरह अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही वैल्यू, सो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो ये डिक्रीज का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है। आपने जरूरी नहीं कि ये 2 पॉइंट्स लें, मैं एक पॉइंट ये वाला ले लूं और उसके बाद यहां पर आ जाऊं, तो क्या होगा, x1 के बाद जब आप x2 की तरफ इस तरफ आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली y1 के बाद जब आप नीचे y2 की तरफ आएंगे तो वो डाउनवर्ड आएंगे, वो डिक्रीज हो रही है। सो वैल्यू का इंक्रीज होना दोनों साइड्स पर, या वैल्यूज का डिक्रीज होना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही सेम डायरेक्शन में कंसिडर होती हैं, इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अच्छा जी, ये तो शो हो गई। आप देखिए कि ये एक इस तरह का एक इंपैक्ट बन रहा है। अब इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, यहां पर भी आपको ब्लैक में जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वहां पर भी स्कैटर डायग्राम जो है वो पॉइंट्स की सूरत में आपको नजर आ रही है। यहां पर भी जब मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ सेंटर में इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी, तो क्या फर्क नजर आ रहा है। याद रखिए, ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायग्राम्स मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की हैं, दिखाई हैं, ये दोनों ही, इनमें भी, इसमें भी पॉजिटिव कॉरिलेशन है, इसमें भी पॉजिटिव कॉरिलेशन है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ आपको यहां पर ज्यादा नजर आ रही है। स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर वेरिएबल्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक वीक कोरिलेशन है। सो यहां पर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट हो रही है, स्ट्रॉन्ग आपके पास कोरिलेशन है, और यहां पर वीक कोरिलेशन है। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोरिलेशन को एक और एंगल से भी स्टडी कर सकते हैं। सो क्लोजनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अदर, या हम इसको अगर किसी आम बंदे को समझाना हो तो हम ये कह सकते हैं, हाउ वन वेरिएबल इज क्लोज टू अदर। जितना ज्यादा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के क्लोज होगा, इसका मतलब है कि उनकी कोरिलेशन उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, उतनी ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, अच्छा गौर कीजिए, अभी हम ये बात कर रहे थे पॉजिटिव कोरिलेशन की। ठीक है, जिस तरह पॉजिटिव कोरिलेशन बिल्टअप होती है, इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन भी बिल्टअप हो सकती है। ठीक है ना, सो इसको हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने पॉजिटिव कोरिलेशन के एक और एंगल को देखने के बाद फिर नेगेटिव कोरिलेशन को भी स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह डिफाइन हो सकती है। द मोर मनी अ पर्सन सेव्स, द मोर फाइनेंशियली सिक्योर ही फील्स। वही बात, सेम डायरेक्शन की बात होने लगी है कि किस तरह अगर आपके पास किसी पर्सन ने ज्यादा मनी सेव करता जा रहा है अपनी रियल लाइफ में, एक्सपेंसेस भी होते हैं इनकम के साथ साथ, तो इनकम के और एक्सपेंस के दरमियान अगर डिफरेंस को क्रिएट कर लिया जाए और कुछ सेविंग कर ली जाए, तो ये वो बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ के अंदर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके सेविंग करता जाए, द मोर मनी अ पर्सन सेव्स, जितनी ज्यादा अमाउंट वो पर्सन सेव करता चला जाएगा, फाइनेंशियली वो अपने आप को उतना ज्यादा सिक्योर करता चला जाएगा। यानी उसकी सिक्योरिटी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल लाइफ वो और ज्यादा बिल्टअप होती जाएगी, क्योंकि उसके माइंड के अंदर जो है ना वो एक साई ऑफ रिलीफ आता जाएगा कि हाँ यस, कि अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कोई अमाउंट सेफ है। तो सिक्योरिटी और जो सेंस ऑफ या फील ऑफ द सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और सेविंग के दरमियान जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में ज्यादा मनी सेव करेगा, ज्यादा सिक्योर फील करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आगे चलें, द मोर इट रेन्स, यानी किसी एरिया में जितनी ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, द मोर सेल्स फॉर अम्ब्रेला गोज अप, यानी अम्ब्रेलास की सेल जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है किसी एरिया में अगर जो है वो ज्यादा बारिश हो जाए। तो ये बड़ा एक आम सा जो है फिनोमेना है कि किसी जो आपका हमारा जो सीजन है, हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 सीजन आते हैं। ठीक है, जैसे ही रेनी सीजन आता है तो उस सीजन के अंदर क्या होता है, आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो वहां पर क्या होता है कि अम्ब्रेलास की सेल्स बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा देर तक बारिशें चलती चली जाएंगी
उतना ज़्यादा उसकी सेल भी अम्ब्रेलास की बढ़ती चली जाएगी। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाते हैं, सैर वगैरह करते हैं। आप अगर एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, आप सैर कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसे जैसे बादल आ गए हैं और बारिश होने वाली है, तो क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं? अगर तो घर से आप लोग अम्ब्रेलाज नहीं लेकर आए हुए, तो फिर क्या करते हैं? आप फौरन रश करते हैं उन शॉप्स की तरफ जहां पर अम्ब्रेलाज हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसी बारिश होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो लिहाजा हम अम्ब्रेला अपने पास रख लें, ठीक है। सो रेनी सीजन जो है वो अम्ब्रेला की सेल्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस सीजन में अम्ब्रेलास की सेल बढ़ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी डायरेक्शन हमें सेम नजर आ रही है कि एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी रेनी जो सीजन है या उस रेन की जो है क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, उस हिसाब से आपकी अम्ब्रेला की सेल भी इंक्रीज कर रही है। सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी हम जो क्वांटिटी ऑफ रेन है और अम्ब्रेला की सेल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन बिल्टअप होगी। रिलेशनशिप है पहले है, रिलेशनशिप पहले है, ये बात आपने फर्स्ट बोर्ड में भी अंडरस्टैंड की थी कि रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के बाद, यानी हम ये चीज माइंड के अंदर रखेंगे कि बारिश का अम्ब्रेला के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है, तो वो ऑब्वियस बात है कि पहले रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और फिर उसके बाद उसकी क्लोजनेस है। यानी डेफिनेटली आपने इस चीज को देखना है कि डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर आएगा कि रेनी जो आपका डे है उसके अंदर आपके पास जो है वो अम्ब्रेला लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सो दे आर कोरिलेटेड, कौन? अमाउंट ऑफ रेन या रेनी डे और आपके पास सेल्स ऑफ द अम्ब्रेलास, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, हम चलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है वेरिएबल मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी आपकी जो यहां पर क्वांटिटीज हैं, जो वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ऑपोजिट का मतलब ये है कि इंक्रीज इन वन causes decrease in other, ठीक हो गया। यानी अब इसका वाइस वर्सा भी है कि हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं decrease in one causes increase in other, ठीक है जी। अब इस चीज को, इस फिनोमिना को मैंने इसी तरह दो स्कैटर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ और आपको आइडिया होगा कि अब ये दोनों डायग्राम्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जरा गौर से देखिए कि अगर मेरे पास ये रेड से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये फर्स्ट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है x1, और यहां से हम देख रहे हैं किसको? y1 को, क्योंकि y एक्सिस की तरफ y1 होगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा वेरिएबल जो कंसिडर, दूसरा पॉइंट जो कंसिडर कर लिया वो यहां पर है। तो गौर कीजिए कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये x2 है तो यहां पर क्या होगा? y2 होगा। तो जरा गौर कीजिए कि जब हम x एक्सिस की तरफ देखते हैं तो हमारा वेरिएबल x1 से x2 क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पर वैल्यूज लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करती हैं, और y एक्सिस पर क्या होता है? अपवर्ड से डाउनवर्ड डिक्रीज होंगी, डाउनवर्ड से अपवर्ड इंक्रीज करेंगी। तो जरा देखिए, y1 से हम y2 की तरफ आए हैं, यानी डाउनवर्ड हुआ है, यानी वैल्यू डिक्रीज हुई है। गौर कीजिए, x एक्सिस पर वैल्यू इंक्रीज कर रही है और y एक्सिस पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सो गौर कीजिए, increase in one causes a decrease in the other. This is called negative correlation, ठीक है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्रीज के साथ भी हो सकता है कि डिक्रीज इन वन कॉजेज इंक्रीज इन द अदर, यानी एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा हो तो उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन बिल्टअप होगी वो नेगेटिव कोरिलेशन बिल्टअप होगी। हम इसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता कि उनका बिहेवियर क्या है, तो हम उसकी कोरिलेशन से भी आइडिया लगा सकते हैं, कोरिलेशन के वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं। आगे जाके हम इसकी वैल्यूज को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो वैल्यूज को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। सो वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वेरिएबल्स का बिहेवियर क्या है,
सो नेगेटिव आंसर का मतलब यह है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि वेरिएबल्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, यहां पर भी ये भी सेम वही है, यानी एक वेरिएबल फर्ज कर ले, मैंने यहां पे लिया, ये हाईलाइट कर दिया रेड, दिस इज योर x1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट मैंने कंसिडर किया यहां पे कहीं, तो अब x2 आपका रिड्यूस हो गया, गौर से देखिए डायरेक्शन यहां पे आ गई, यानी आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ गए। तो आप देखिए कि जब ये पॉइंट था तो हमारे पास यहां से मूव करते हुए यहां पर आएंगे, दिस इज योर y1, क्योंकि x1 के साथ y1 होता पॉइंट, स्कैटर डायग्राम में हम इस चीज को समझ चुके हैं। और उसके बाद जब x2 की बारी आएगी तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो गौर कीजिए, y1 से जब y2 में गए तो आप अपवर्ड गए, यानी ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो x एक्सिस पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ये दूसरा फिनोमिना मैं बता रहा हूं। x एक्सिस पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है और y एक्सिस पर वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो डिक्रीज इन वन कॉजेज द इंक्रीज इन द अदर। x की वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो दिस इज एक्चुअली द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये आपकी नेगेटिव कोरिलेशन है और ये भी नेगेटिव कोरिलेशन है। अब अगर दोनों ही नेगेटिव कोरिलेशन है तो फिर दोनों डायग्राम्स में क्या फर्क है? वही बात है, स्ट्रेंथ, यानी आप ये कह सकते हो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और यहां पे आप क्या कह सकते हो, वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं बेटा, आप लोगों ने याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं पूछे जाते, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यूज की शक्ल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने सुनना है और इसके मुतालिक जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको माइंड के अंदर रख के अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के उसको जरूर उसके साथ डिस्कस करना है। अब आगे चलते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन में मजीद हमारे पास क्या है, तो बोर्ड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन में कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। मोर स्पीड ऑन द मीटर, लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द स्पेसिफिक डिस्टेंस। ये जो स्पीड ऑन मीटर की बात हो रही है, इट इज ऑन द कार मीटर, यानी आप किसी व्हीकल पर हैं, आप मोटर बाइक पर हैं, आप कार पर हैं, आप जो है वो किसी जगह पर मूव कर रहे हैं, किसी एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप मीटर के ऊपर स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि लाहौर से इस्लामाबाद आपने मूव करना है और वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस है। अब आप जरा गौर कीजिए कि एक गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है कॉन्स्टेंटली। गौर कीजिए, वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें कि एक गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो देखिए उसको एटलीस्ट जो है वो 10 आवर्स लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में। लेकिन अगर एक गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर जाती है तो उसका टाइम जो है वो 5 आवर्स रह जाएगा। यानी जैसे ही स्पीड जो है वो इंक्रीज की वैसे उसका टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। ये देखिए डायरेक्शन उलट हो गई है, रिवर्स डायरेक्शन है। यही चीज हम बात कर रहे थे नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर भी, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, यहां पर क्या हो रहा है 40 से 80 हो रहा है, और यहां पर जो टाइम है वो 10 से 5 हो गया, वो डाउन हो गया, कम हो गया। यही चीज यहां पर भी बताई गई है कि अगर हमारे पास स्पीड ज्यादा हो जाए तो लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यही चीज यहां पर और भी है हमारे पास रियल लाइफ में से एग्जांपल है कि मोर वर्कआउट एट द जिम, लेस बॉडी फैट वन में हैव। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये स्टेटमेंट हो सकती है कि अगर कोई पर्सन वर्कआउट कर रहा है जिम के अंदर, या हम यूं भी कह सकते हैं थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में इसको समझ लेते हैं कि दो पर्सन्स हैं, एक शख्स जो है वो फॉर एग्जांपल 2 आवर्स वर्किंग कर रहा है, यानी
जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, जो है मशीन्स के थ्रू अपनी जो है फैट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और एक पर्सन जो है वो डेली जस्ट 1 आवर जा रहा है, तो आप देखिए किसकी हमें नजर आएगी कि वो फील करेंगे हम कि उसकी फैट्स जो है वो कम हो रही हैं। ऑब्वियसली ऐसा पर्सन जिसने टाइम ज्यादा दिया, ऐसा पर्सन जो जिम के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी फैट जो है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। सो यानी यूं करें कि जितना ज्यादा टाइम देंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, फैट्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है। टाइम कम देंगे तो उस हिसाब से आपकी फैट्स की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज नहीं करेगी, यानी उसमें हमें क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दैट पर्सन हु इज स्पेंडिंग मोर टाइम। सो टाइम का ज्यादा होना फैट्स की क्वांटिटी को रिड्यूस करने का सबब बन रहा है। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिगार्डिंग नेगेटिव कोरिलेशन, और आपने इसको थ्रू स्कैटर डायग्राम भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कोरिलेशन के हवाले से मजीद उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी, अब नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट, it is denoted by R, यानी जब भी आपने कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है आप R से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द फॉर्मूला, is the mathematical formula by which we calculate the numerical answer of correlation। ठीक है, और it is represented by, it is denoted by R, और R का जो जनरल फार्मूला है वो आप जरा गौर से देखिए, it is n times sigma xy minus sigma x sigma y divided by square root of, ये समझना आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर टाइम्स बाय n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगी। ये दो ब्रैकेट्स हैं इसलिए अलग अलग इसको डिफाइन किया गया। यानी अब आपने ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट में हमारे पास y भी है और x भी है, बिल्कुल क्लियरली आपने माइंड के अंदर रखना है। और न्यूमिनेटर में x और y दोनों हैं, यानी x की वैल्यू को y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे, और फिर सिग्मा x सिग्मा y यानी इंडिविजुअल कॉलम्स का सम होगा। इसको जरा गौर से देखिए, समझिए कि अगर मेरे पास x और y दो कॉलम्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और मैंने इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करना है थ्रू R, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट अपने फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करना है, तो मुझे क्या कुछ रिक्वायर्ड होगा जरा देखिए। सबसे पहले एक्स वाई, यानी अगर ये मैं कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो पहला कॉलम मेरे पास क्या होगा, एक्स वाई, और वो कैसे आ रहा है, कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 2 के साथ, नंबर 1 जो आपने यहां पर पुटअप करना, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी की हुई है, कहां पर, रिग्रेशन के अंदर। रिग्रेशन में जब आप दो लाइंस कैलकुलेट करते थे, y ऑन x एंड x ऑन y, तो आपने इसमें ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की हुई है। यहाँ पर सिर्फ एलैबोरेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस को भी परफॉर्म कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन के अंदर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा इसको और देखिए आगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, देन आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ऑलरेडी यहां से आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपको गिवन होगा वहां से आप सम निकालेंगे और इसको फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जो फर्स्ट कॉलम है
इसकी वैल्यूज का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और आप यहां पर पुट अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, यानी सेकंड कॉलम का आप स्क्वायर करेंगे। सो इस तरह आपको टोटल 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे एक्स वाई के अलावा जो गिवन कॉलम्स है, और टोटल आपके जो कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन के लिए वो टोटल 5 कैलकुलेशंस है, यानी सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। जब ये 5 वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे, यहां से आंसर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गौर करें, जब हम रिग्रेशन को पढ़ रहे थे तो हमने रिग्रेशन को डिफरेंट फॉर्मूलाज के साथ स्टडी किया था, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप आगे चलें तो इसी फॉर्मूले को मैं एक और एंगल से भी स्टडी कर सकता हूं, वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर टाइम्स बाय सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये इस फॉर्मूले से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी एस एक्स वाई की तरफ, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, एस एक्स एंड एस वाई। सो अब आप जरा गौर कीजिए, आपको अगर x और y गिवन है और आपने सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से, यानी फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, यानी ना आपको ये कॉलम चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ये दोनों तीनों क्रॉस हो जाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले से उसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको सबसे पहले एक्स बार चाहिए होगा और वाई बार चाहिए होगा, और वो फॉर्मूलाज कौन से हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन और वाई बार इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई ओवर एन। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करेंगे, पहले एक्स बार निकालेंगे, फिर आप वाई बार निकालेंगे, और एक्स माइनस एक्स बार एक कॉलम कैलकुलेट होगा, यानी फर्स्ट कॉलम में से इस एक्स बार की वैल्यू को माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद y माइनस वाई बार का दूसरा कॉलम कैलकुलेट होगा, और फाइनली फिर क्या करेंगे आप कि ये जो दो कॉलम्स आपने कैलकुलेट किए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक थर्ड कॉलम जनरेट करेंगे। दिस इज योर एक्चुअली सम फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगर आप गौर करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें कि इस फॉर्मूले की निस्बत इस फॉर्मूले को जब आप प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। यानी आप देखिए, गौर कीजिए कि मैंने जब 3 कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार और एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, 3 कॉलम्स कैलकुलेट हो गए, लेकिन आपका सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व हो रहा है, डिनोमिनेटर अभी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिनोमिनेटर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो कॉलम है थर्ड वन, यानी हम ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर रहे इस फॉर्मूले के लिए, ये जो थर्ड वन है एक्स माइनस एक्स बार, आपको इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। वो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, 1 2 3, वो फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद y माइनस वाई बार, ये आपको पास जो कॉलम है इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। यानी अगर आप इस फॉर्मूले की कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 5 टोटल कॉलम्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो तो आपको टोटल 3 कॉलम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सो ये सारी ब्रीफिंग देने का मकसद क्या है, ये सारी ब्रीफिंग देने का मकसद ये है कि आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि विच इज सूटेबल। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको ये भी सिखाती है कि किस तरह आप अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे आगे। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सिर्फ अंधाधुन ये नहीं करना कि मेरे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है और ये चूंकि मुझे आता है और मैं इसको स्टार्ट कर दूं। विच इज सूटेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप जब एक सूटेबल फॉर्मूला सेलेक्ट करके आगे चलते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है। सो अब आपने याद रखना है कि एक्चुअली आज के लेक्चर के अंदर हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के 3 बेसिक फॉर्मूलाज को स्टडी किया। कौन कौन से,
एक है जनरल फॉर्मूला R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू टर्म्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स, जिसमें से एक टर्म है n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और दूसरी टर्म है n टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है. और उसके बाद द सेकंड वन, दिस इज, वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. ये सेकंड फॉर्मूला. एंड दिस वन इज द थर्ड वन. कौन सा है? एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स ओवर एस मल्टीप्लाई बाय एस वाई, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई. और ये क्या है? दिस इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एस एक्स एंड एस वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ठीक है जी. सो 3 फॉर्मूलाज हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो बात मैंने अभी की कि अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशंस करते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशंस करते हैं, आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन क्या सूटेबल है, आप किस तरह अपने टाइम को सेव करेंगे, वो आपके लिए ये सूटेबल फॉर्मूला हो सकता है. लेकिन फिर बात वही है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर सिचुएशन ये है कि आपको एक्स और वाई दिया ही नहीं हुआ और आपको डिफरेंसेस या डेविएशंस दी हुई है, तो फिर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशंस कर ही नहीं सकते. सो फॉर्मूला सारे याद रखने हैं. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है. होप आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और घर में इन जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें. जो भी आपको प्रॉब्लम आती है अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जरूर डिस्कस करें ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स को मजीद स्ट्रेंथन किया जा सके. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.